हेलो एवरीवन। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी इसको हम कहते हैं शॉर्ट में, दंड प्रक्रिया संहिता। तो आखिर दंड प्रक्रिया संहिता क्या होती है, इसके पर्पज क्या होता है, उसको हम आज इसको शॉर्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी लीगल सिस्टम and it lays down the procedures and guidelines to be followed during the investigation, inquiry and trial of criminal offenses in a country। बेसिकली सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे यहाँ हमारी कंट्री में ऑफेंसेस को डिफाइन और उनके पनिशमेंट के बारे में जो डिस्कस करता है वो सबस्टेंटिव लॉ है भाई। आपके इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता वो बताता है कि आखिर मान लीजिए इसको अगर फॉर एग्जांपल समझे, जैसे अगर एक पर्सन ए है और अगर वह व्यक्ति इंटेंशनली बी पर्सन को अगर आपके गोली मार देता है, शूट कर देता है और उसकी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ इसके लिए आपके 299 सेक्शन 300 कल्पेबल होमोसाइड मर्डर एटसेट्रा के बारे में बताया गया है इंडियन पीनल कोड में। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ए ने बी की हत्या कर दी है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार अरेस्ट करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन यानी कि क्या हत्या की है या नहीं की है, उसका इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार होगा, उसको अरेस्ट करने के बाद प्रोसीजर किस प्रकार, ट्रायल किस प्रकार होगा। तो इस सारे के बारे में जो प्रोसीजर बताता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी 1973 बताती है। वो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि इट लेज डाउन द प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में और ट्रायल ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो भी प्रोसीजर्स लागू होता है, जो भी गाइडलाइंस लागू होती है वो आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताई गई है। तो अगर इसको हम फर्दर पढ़ें तो द सीआरपीसी इज अ क्रूशियल टूल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इंश्योरिंग जस्टिस, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स। अगर देखें तो सीआरपीसी किसी भी कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री में आपके जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जो किया जाता है वो दो लॉ मिलाकर मेंटेन होता है। जैसे कि सारे सारे नहीं, मतलब जितने भी आपके कंप्रिहेंसिव वे में जितने ऑफेंसेस सोसाइटी में कमिट होते हैं उनके बारे में आईपीसी, मतलब कौन से एक्ट आपके, कौन से ओमिशन, या हमने आप लोगों ने अगर पढ़ाई होगा आईपीसी में पढ़ाई होगा, एक्ट एंड ओमिशन, कौन से कार्य और लोग आपके अपराध होते हैं, आपके ऑफेंस होते हैं, वो सब आईपीसी में बताया गया है, हमने भी डिस्कस किया। अब अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल हत्या का लिया, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता है, ठीक है, थेफ्ट करता है, 378 में बताया गया आईपीसी सेक्शन में, तो अगर मान लीजिए उसको किस प्रकार पनिश करते हैं, दंड किस प्रकार देते हैं, इस सब के बारे में कहाँ बताया गया है, इस सब के बारे में आपके बताया गया है। वो प्रक्रिया जो बताई गई है वो सीआरपीसी में बताई गई है। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अगर डेफिनेशन आप देख लें तो देखो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अ प्रोसीजरल लॉ that governs the procedures involved in the administration of criminal justice in a country। तो अगर आप डेफिनेशन के तौर पे देखें, सीआरपीसी बेसिकली प्रोसीजरल लॉ है, ये आप लोग जानते भी होंगे। दो प्रकार के, एक मौलिक विधि होती है, एक प्रक्रियात्मक विधि होती है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसको हम अगर इंग्लिश में कहें प्रोसीजरल या हिंदी में कहते हैं तो उसको हम प्रक्रिया यानी प्रक्रियात्मक विधि है। अगर वैसे फिर से इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए पर्सन ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो उस अपराध को करने के बाद उसको हम किस प्रकार दंड देंगे, वो प्रोसीजर जो है वो पूरे रूल्स रेगुलेशन सीआरपीसी में बताए गए हैं। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो यही यहाँ पे आगे लिखा भी गया है, इट सेट्स आउट द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट नीड टू बी फॉलोड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कोर्ट्स एंड इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो ये आपके कौन से रूल्स और रेगुलेशन को सेट करता है, वो बताता है जो आपके इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, न्यायालय हैं, पुलिस है, ठीक है। आप इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन सी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, मान लीजिए आपकी पुलिस सिस्टम है, कोई व्यक्ति को मान लीजिए ऑफेंस कमिट कर किस प्रकार गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करने में उसके क्या क्या राइट, उसको उसकी ड्यूटी क्या होंगी, उसके राइट्स कौन से होंगे। जैसे अगर आप सपोज करिए, आप दो तरीके से गिरफ्तारी होती है, एक होती है वारंट के साथ, एक बिना वारंट के गिरफ्तारी। तो सीआरपीसी सेक्शन अगर 41 देखेंगे तो वहां पर वो परिस्थितियां बताई गई हैं जब कोई पर्सन, कोई पुलिस भी ऑफिसर या कोई भी अन्य ऑफिसर किसी पर्सन को, किसी एक्यूज्ड को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, विदाउट वारंट, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपके ट्रायल में, क्रिमिनल केसेस में जो चीजें लागू होती हैं वो सब कहाँ बताए गए, रूल्स रेगुलेशन, वो सब सीआरपीसी में बताए गए हैं। तो इसको अगर हम आगे बढ़े तो इस प्रकार सीआरपीसी इज अ कंप्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन
that seeks to ensure fairness, impartiality and transparency in the criminal justice system। तो इस प्रकार जो सीआरपीसी है वो एक कंप्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। एक तरीके से कहते नहीं, इसको हम हिंदी में कहें तो कंप्रिहेंसिव का मतलब ये होता है संप्रेषित कर लेना, समेकित कर लेना, कंसोलिडेट कर लेना, यानी एक स्थान पर वो सारे रूल्स को कंसोलिडेट किए हुआ है जो एक तरीके से फेयरनेस क्रिएट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते हैं, इम्पार्शियलिटी क्रिएट करते हैं। कहाँ पर? हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। इस प्रकार हमारे आपराधिक जो न्याय प्रशासन है उसको किस प्रकार बढ़िया करता है वो सीआरपीसी यहाँ पे करती है। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। पर्पज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इसका पर्पज मेनली दो चार पॉइंट इसको हम शॉर्ट में देखेंगे। पहला तो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, सबसे पहला पॉइंट तो इसका सीआरपीसी का पहला पर्पज यही होता है, मतलब पहला पर्पज या पहला फंक्शन ये है कि जो राइट्स हैं एक्यूज्ड पर्सन के, ध्यान रखिएगा एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है सीआरपीसी। तो अगर हम एक्यूज्ड पर्सन देखें सबसे पहले, तो वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, इनोसेंट अंटिल द प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित ना हो तब तक वो निर्दोष ही होता है। तो सीआरपीसी बहुत से ऐसे राइट है, जैसे अगर हम सेक्शन के तौर पे देखें, जैसे मान लीजिए आपके 46 बताता है कि हाउ टू बी अरेस्ट, यानी किस प्रकार अरेस्ट किया जाएगा। महिलाओं के संबंध में अधिकार, हथकड़ी ना लगाने का अधिकार है किसी भी व्यक्ति के। अगर आप सेक्शन के तौर पे देखें, अरेस्ट में ही देखेंगे अगर सेक्शन के तौर पे, तो 41 में से बताया गया है कि बिना वारंट गिरफ्तार कब कर सकते हो। 42 आपके 41 के अलावा अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आप हम लोग डेफिनेशन क्लॉज में देखेंगे, अभी उसको आगे बढ़ेंगे सीआरपीसी में, अगर मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसको आप बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वारंट चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर, एक वारंट कोर्ट का ऑर्डर होता है वो आपको चाहिए होगा। तो ये बहुत से ऐसे राइट्स हैं एक्यूज्ड पर्सन के जो उसको प्रोवाइड होते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपके उसको आपके मनपसंद अपने एडवोकेट से मिलने का, अगर आप देखें तो 41 अगर आप देखेंगे तो 41 डी में ये बताया गया है कि पर्सन जो एक्यूज्ड पर्सन होगा उसे मान लीजिए आपकी पूछताछ की जा सकती है, परंतु उसे अपने मनपसंद वकील से मिलने का अधिकार होगा। अगर आप देखें तो उसके घर वालों को सूचना देनी ड्यूटी होती है पुलिस वाले की, जो व्यक्ति गिरफ्तार करता है उसके लिए। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब अगला पॉइंट देखें, स्टेब्लिशिंग अ फेयर ट्रायल प्रोसेस। सीआरपीसी ले डाउन करती है उस प्रोसीजर्स को भी जो फेयर ट्रायल, यानी फेयर, जो एक फेयर ट्रायल के लिए आवश्यक होते हैं। फेयर ट्रायल के लिए आवश्यक सबसे पहला पॉइंट यही है, हियर द बोथ द पार्टीज, यानी कि दोनों पक्षों की सुनवाई होनी चाहिए। जो प्रोसीजर सीआरपीसी में लेट डाउन किया गया है, लेट डाउन यानी कि कहने का मतलब ये क्या लिखा गया है, इट इंश्योर्स दैट बोथ द prosecution and the defense get an equal opportunity to present their cases before an impartial court। यानी कि मैंने कहा दोनों पार्टी को सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। फेयर ट्रायल की पहली शर्त यही होती है। दूसरी शर्त ये होती है जो भी सीआरपीसी के प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, जो बताए गए हैं, उनको कैसे फॉलो किया गया नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है तो जो सीआरपीसी के रूल्स है उसके अनुसार अरेस्ट किया गया है, उसके जो भी राइट्स हैं क्या उसको प्रोवाइड किए गए थे या नहीं किए गए थे, तो ये सीआरपीसी सारे इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बाकी अगला पॉइंट है प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ पावर। सीआरपीसी रोकती भी है इसको, अब्यूज ऑफ पावर को। कैसे? सीआरपीसी सेट्स क्लियर गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स। इट एम्स टू प्रिवेंट एनी अब्यूज ऑफ पावर एंड इंश्योर दैट इन्वेस्टिगेशन आर कंडक्टेड इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाइक पुलिस सिस्टम अगर है, पुलिस व्यवस्था है, तो किसी भी व्यक्ति को यूं ही कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ए पे एलिगेशन है कि उसने बी का मर्डर किया है, तो अगर बी के जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो कोई भी पर्सन उसके खिलाफ एफआईआर करा सकता है ए के खिलाफ। तो सेक्शन 154 में वो मैनर बताया गया है कि किस प्रकार आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसे हम एफआईआर भी कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उस तरीके से क्या मान लीजिए अब अगर आप देखें तो भाई पुलिस वाले का ड्यूटी है कि उसको लिखे, अगर नहीं लिखता है तो उसके खिलाफ 154 सब क्लॉज 3 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि वो कहाँ का एसएसपी से बात कर सकता है, जो आपके सीनियर ऑफिसर हैं। फिर आपके अगर इसके पश्चात भी अगर नहीं सुनी जाती है तो कोर्ट में आपके डायरेक्ट प्रेजेंट हो सकता है, तो कोर्ट उसको डायरेक्शन देगा। तो ये क्या है, एक तरीके से रोकती है सीआरपीसी जो अब्यूज ऑफ पावर उसको प्रिवेंट कर देती है। यानी कि वो सारे रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं जिससे जो क्रिमिनल जस्टिस किसी भी कंट्री का है, हमारी कंट्री, खासकर हमारी कंट्री जो हमारे देश में, वो बना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब स्ट्रक्चर किस प्रकार काम करता है,
तो देखो स्ट्रक्चर इस प्रकार काम करता है। अगर स्ट्रक्चर देखें हम इसमें, आज हम इसमें ज्यादा सेक्शंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन हम आगे सीआरपीसी स्टार्ट करें तो सेक्शन वाइज हम इसको पढ़ेंगे पूरा। तो अगर स्ट्रक्चर हमारा जो बटा हुआ है सेवरल पार्ट्स में बटा हुआ है, जैसे प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स जो होती है, सबसे पहले क्या, अगर मान ली दिस पार्ट डील्स विद द initiation of criminal proceedings, registration of first information report and the powers and responsibilities of the police during the investigation। जैसे मान ली सपोज करिए भाई ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया, तो खासकर इसमें अगर मान लीजिए एफआईआर के बारे में बताया गया है, वैसे तो आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया, मतलब जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट कैसे होती है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है सीआरपीसी में। भाई कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, अगर कॉग्निजेबल है तो उसकी एफआईआर होती है, जो आप 154 में पढ़ते हैं उसे हम एफआईआर कहते हैं। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो उसे हम एनसीआर भी बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, तो 155 में उसके बारे में प्रोसीजर बताया गया है। तो अगर हम इस सब के बारे में चर्चा करें तो ये इसके बारे में जितने रूल्स रेगुलेशन है सीआरपीसी पहले बताती है, कैसे 154 में कैसे एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में पूरा प्रोसेस बताया गया है। 155 में आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर कोई कमिट होता है तो उसके बारे में प्रोसेस बताया गया। इसके बाद उसमें आपके कंप्लेंट प्रोसेस है, आपके सेक्शन 200 में अगर देखेंगे परिवार जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी पावर्स बताई और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आखिर किस तरीके से पुलिस अपना काम करेगी। जैसे 157 में अगर आपके कोई ऑफेंस कमिट होता है तो फिर आपके पुलिस ऑफिसर जाता है, मौका मुआयना करता है, उसमें सब रिपोर्ट्स आपके अगर देखें तो आप देखेंगे उसमें पूरा पहले तो अरेस्ट की जो मैंने आपको बताई दिया। 161 में 164 हो गया आपके, 161 में आपके मान लीजिए 160, 161, 164, ये सब आपके सिमिलर है। ये सब क्या बताते हैं, बयान जो आपके जो भी मान लीजिए मामले से कोई व्यक्ति गवाह है, पर्सन उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, उन सबको एक उनके सारे एविडेंसेस कलेक्ट करता है। उसके पे 173 में 173 सब क्लॉज 2 यहाँ पे आता है, तो 173 में उसको क्या भेजता है, उसको पुलिस रिपोर्ट भेजता है। पुलिस रिपोर्ट में मान लीजिए आपके अगर मान लीजिए उसे लगता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसे हम चार्जशीट कह देते हैं, आरोप पत्र। उसको लगता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, जैसे मान लीजिए ए के खिलाफ एलिगेशन है किसने बी का मर्डर किया है, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाई, तो उस रिपोर्ट में पाया कि ए ने मर्डर किया है तो ये चार्जशीट पेश होगी। उसे लगता है मर्डर नहीं किया है तो ये फाइनल रिपोर्ट हो जाती है। तो ये सारे प्रोसेस बताए गए हैं आपके प्रिलिमिनरी तौर पर। अब आगे बढ़े, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये जो हमने बात करी सब इसी के बारे में। दिस पार्ट आउटलाइंस द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केस इंक्लूडिंग द पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्च एंड सीज एंड अरेस्ट प्रोसीजर्स। तो ये सेकंड पार्ट बात करता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का। जैसे मैंने आपसे बात की कि किसी को भी सर्च, जैसे मान लीजिए उसे लगता है कि कोई किसी मान लीजिए जो मर्डर वेपन है, भाई ए ने मान लीजिए बी का मर्डर किया, तो उसने जो मर्डर वेपन था वो मान लीजिए उसने बताया कि भाई ऐसा है, मैंने वो मर्डर वेपन जो है मान लीजिए अपने घर पे छुपा रखा है, तो भाई घर पे तलाशी लेने का उसके पास राइट होता है, ठीक है। वो अगर हम पढ़ेंगे तो 165 में बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए आपकी जो प्रोसेस किसी को गिरफ्तार करने का राइट होता है, तो वो सब राइट इसमें आपके इस पार्ट में बताए गए हैं। आगे बढ़े, जुरिडिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ केसेस, ठीक है। तो अगर आप देखें जो आपके अधिकारता है सीआरपीसी डिफाइन करता है टेरिटोरियल और सब्जेक्टिव जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स टू हियर क्रिमिनल केसेस एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच केसेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। दो बातें यहां बताई, जुरिडिक्शन बताई गई है। तो जुरिडिक्शन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो 177 से लेके 189 तक जो चैप्टर बताया गया है, चैप्टर आई थिंक चैप्टर नंबर 13 है। तो इस चैप्टर नंबर 13 में आपके बताया गया कि कैसे टेरिटोरी भौगोलिक क्षेत्राधिकार कहाँ बताया गया। तो सीआरपीसी इसके बारे में पूरा बताती है कि अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस यहाँ पर मान लीजिए ए स्थान पे कमिट हुआ है या सी स्थान पे कमिट हुआ है तो उसका ट्रायल कहाँ पर होगा। ऐसे ही आपके यहाँ पर बताया गया है जैसे दूसरी सब्जेक्टिव यानी कि मर्डर केस कौन सुन सकता है, तो एक आपके इसमें दो अनुसूचियां मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आगे इंट्रोडक्शन में, इसमें और देख लेंगे। तो सेकंड जो आपके फर्स्ट जो शेड्यूल है सीआरपीसी उसमें बताया गया कि कौन कोर्ट हेयर करेगा, कौन ट्रायल करेगा। ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर का एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 191 में अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट को लगता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ऑफेंस कमिट किया, उसने स्वयं की जानकारी पे किसी पर्सन के खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया,
ये शब्द जो है आपके सीआरपीसी में आगे आपने पढ़े भी होंगे, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो 191 में ये सेक्शन है कि वो जिस पर्सन के खिलाफ लेता है तो उस पर्सन पर राइट होता है अपने केस को ट्रांसफर करा सकता है दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में। चलिए, प्रोसेस टू समन एंड अरेस्ट, समन और अरेस्ट का दिस सेक्शन ये आपके सेक्शन 61 से लेकर 90 तक बताया गया है। ये बेसिकली समन और अरेस्ट का मतलब वारंट का यहाँ पे ये बताया गया कि एक तरीके से अगर मान लीजिए ए भाई फॉर एग्जांपल भाई ए और बी ने मान लीजिए ए पर आप एलिगेशन है, ठीक है, अक्यूज्ड है, तो इसको कोर्ट में समन और वारंट बेसिकली क्या है कि भाई अगर मान लीजिए ए के खिलाफ एलिगेशन है तो भाई हम उसको सजा कब दे सकते हैं, जब उसको हम पकड़ के कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, उसका ट्रायल चलेगा। तो इसके बारे में सेक्शन 61 से लेकर 90 तक बताया गया है। 61 से लेकर 67 तक जो बताया गया है, सॉरी 61 से लेकर 69 तक जो बताया गया वो समन्स के बारे में है, ठीक है। यानी कि समन बेसिकली नोटिस होता है कि आप कोर्ट में आ जाइए, आपको एक नोटिस देते हैं। 70 से लेकर 81 तक यहाँ पर अरेस्ट वारंट के बारे में बताया गया है, गिरफ्तारी वारंट जो आपके होता है। अगर मान कोई व्यक्ति समन करने के बाद कोर्ट में नहीं आता है, कोर्ट में हाजिर प्रेजेंट नहीं होता, तो उसके खिलाफ अरेस्टिंग वारंट जारी होता है। ये दो तरीके के होते हैं, बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट, ठीक है। इसके पश्चात फिर अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो 82 से लेके 86 में आपके अटैचमेंट और प्रोक्लेमेशन यानी उद्घोषणा और कुर्की के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इसके बावजूद उसके घर की जो संपत्ति उसको बेच देते हैं, ठीक है, उसके बारे में उद्घोषणा की जाती है, तो इसके बारे में बताया गया। लास्ट में देखें बेल एंड बाउंड्स, इसके पश्चात अगर व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसको बेल भी दी जाती है, ठीक है, उसको छोड़ा भी जाता है। क्या विच जो लिखा गया विच CRPC lays down the provision related to bail which allows an accused person to be released from custody during the trial। जैसे मान लीजिए सपोज करिए, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, अगर इसको बैक करें पीपीटी को तो यहाँ पर देखें जी, ये एग्जांपल दिया गया, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक दोषी साबित ना हो तब तक उसे निर्दोष मानते हैं। तो बेल के जो प्रोविजन है वो इसीलिए रखे गए हैं कि जैसे मान लीजिए ए पर्सन पे मान लीजिए बी के खिलाफ एलिगेशन, भाई ए पे एलिगेशन लगा कि उसने बी का मर्डर किया है, सपोज करिए झूठा एलिगेशन हो, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए परिस्थिति ये होगी या तो उसने मर्डर किया या नहीं किया। अब मान लीजिए उसने मर्डर नहीं किया है और इस व्यक्ति को ड्यूरिंग ट्रायल लगातार जेल में रखा जाएगा, तो इसकी क्या है, इसकी जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो वायलेट होंगे, तो फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे। तो इसलिए इसको रिलीज बेल और जो बॉन्ड्स आपके जो भी सीआरपीसी लेट डाउन करती है रूल्स, वो इसीलिए करती है ताकि व्यक्ति ड्यूरिंग ट्रायल अगर उसका व्यवहार सही है, उसके खिलाफ आपके कोई ऐसा आपके प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, तो ज्यादातर मामलों उसको आपके एक तरीके से बेल ग्रांट कर दी जाती है। तो ये आपके सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन है। अगर इसको हम सीआरपीसी बेसिकली अगर दो पार्ट में, बाकी इसको लास्ट में देख लेते हैं। सीआरपी दो पार्ट में डिवाइड है। वैसे तो इसमें 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 2 अनुसूचियां हैं। तो फर्स्ट अनुसूची में सब कुछ बताया गया है कि ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा केस कौन कोर्ट सुनेगा, कौन सा ऑफेंस कौन कोर्ट नहीं सुन पाएगा, सब इसके बारे में इसमें बताया गया है। सेकंड शेड्यूल में जो वारंट है, समन है, उनके आपके वारंट हो गए, समन्स हो गए, उनके जो फॉर्मेट है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। और 484 में, सॉरी 484 कर रहा हूं, बाकी आपके जो इसकी प्रीवियस आपके सीआरपीसी जो हमारे पहले जो लागू होती थी 1898 की, उसको आपके एक तरह 1973 में दोबारा पुनर्स्थापित किया गया, दोबारा बनाया गया था इसको। तो 1898 में आपके शायद 46 चैप्टर्स थे, कुल 5 शेड्यूल्स थी और 545 के लमसम या 565 के लमसम सेक्शंस थे इसमें, ठीक है। चलिए धन्यवाद, हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आपके सीआरपीसी अगले जो प्रोविजंस हैं उसको जल्दी कवर करेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर दिए, धन्यवाद।